बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारे पास अगर मैन्युफैक्चरिंग आती है कि एक लॉन शर्ट बनानी है, ठीक है, समर्स के लिए, तो समर्स में ओबियसली हम कॉटन को चूज़ करते हैं। कॉटन कॉटन जो होता है हमारी बॉडी फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर आप पूरा प्रोसेस बताएं, फ़्लो चार्ट बताएं इसका कि कैसे कैसे ये आप अगर शर्ट बनाना चाहें समर मेंस के लिए तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये वूवन में आता है, हम वूवन को चूज़ करेंगे। सबसे पहले वूवन प्रोसेस है, तो इसमें सबसे पहले स्पिनिंग आता है। स्पिनिंग के बाद जो है हमारे पास वीविंग है। वीविंग के बाद हमारे पास प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जाके गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग आती है, ठीक है। ये 4 मेन स्टेप्स हैं इसके। तो अब हम हर स्टेप को जो है ना वो उनके डिपार्टमेंट्स जो आगे फर्दर हैं वो भी एलेबरेट करेंगे। तो स्पिनिंग में सबसे पहले हमारी जो होती है फाइबर सिलेक्शन होती है, ठीक है। हम यहाँ पे लॉन शर्ट बनना चाह रहे हैं समर्स के लिए, तो इसके लिए ऑब्वियसली हम कॉटन को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कॉटन चूज़ हो गई। उसके बाद जिनिंग होता है, जिनिंग प्रोसेस होता है। ये समटाइम्स स्पिनिंग में ही हो रहा है और समटाइम्स स्पिनिंग से बाहर भी हो रहा है, किसी और इंडस्ट्री में भी हो जाता है। लाइक स्पिनिंग आने से पहले ही किसी और जगह पे भी हो सकता है और स्पिनिंग में भी हो सकता है। जिनिंग में बेसिकली होता है सीड रिमूवल होते हैं, जो हमारे रॉ कॉटन होती है, ठीक है, तो उसमें से जो सीड्स रिमूव करते हैं ना, उस प्रोसेस को जिनिंग बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ब्लो रूम में आ जाता है, ये डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जो होता है ओपनिंग होती है, क्लीनिंग होती है फाइबर्स की, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना बेल की फॉर्म में आती है, जो जिनिंग में जो क्लीनिंग हो चुकी होती है ना, सीड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर के ऊपर तो वो बेल बनाते हैं। तो जो वही बेल ब्लो रूम को देते हैं, तो ब्लो रूम उसको ओपन करता है, क्लीनिंग करता है उस फाइबर्स की, ठीक है, और उसको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी करता है। लैब की फॉर्म में एक लैब शीट की फॉर्म बन जाती है ब्लो रूम का जो आउटपुट होता है, ठीक है। उसके बाद जो कार्डिंग डिपार्टमेंट आता है, तो कार्डिंग में क्या होता है, अलाइंस एंड कॉम्स फाइबर्स टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म वेब ऑफ फॉर स्पिनिंग। एक वेब फॉर्म में जो होता है ना वो कन्वर्ट करता है कार्डिंग, वेब फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको ये एक स्लाइवर की शेप भी दे देता है, जिसमें हम कार्डिंग में आप कह सकते हो कि अगर हम इसको लैब दें तो हम इनपुट तो हमारी आउटपुट स्लाइवर की फॉर्म में आएगी, ठीक है। स्लाइवर होता है लाइक एक थ्रेड कह लो आप, यान कह लो आप, लेकिन बहुत मोटा सारा यान कह लो आप, ठीक है, रस्सी की टाइप का, ठीक है। तो कार्डिंग में बेसिकली ये होता है। और कार्डिंग में वेब भी बनता है, और वेब जो हो अगर हम इसको स्लाइवर ना बनाएं, ठीक है, स्लाइवर से पहले ही इसको उठा लें वेब से ही, मतलब कार्डिंग में हमारा पहले हमने लैब दिया, लैब के बाद ये बन गया हमारे पास वेब, और वेब के बाद फिर इसको स्लाइवर में कन्वर्ट करते हैं कार्डिंग पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ वेब से ही इसको उठा लें तो इससे हम फिर नॉन वूवन में ले जाते हैं इसे। अभी तो हम जो होता है वूवन पढ़ रहे हैं ना, वूवन फैब्रिक पढ़ रहे हैं, वो फिर अगर वेब से उठा लें इसको स्लाइवर से पहले ही, तो वो जो हमारा वेब है ना वो नॉन वूवन के लिए यूज़ होता है, नॉन वूवन फैब्रिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें, ठीक है। तो ये कार्डिंग में बेसिकली लैब से हमारे पास स्लाइवर बन गया। उसके बाद ड्राइंग, इसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं, एक दोनों एक ही नाम है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होता है, लाइक ये हमारा जो कार्डिंग है, ड्राइंग है, इसके अंदर ओपनिंग होती है, क्लीनिंग होती है, इक्वलाइजिंग, पैरालाइजिंग, ये जो 3-4 मेजर स्टेप्स हैं यही होते हैं, ठीक है। तो जो ड्राइंग और ड्राफ्टिंग होती है उसके अंदर जो मेन पर्पज़ होता है ना, वो जो कार्डिंग से हमारे पास स्लाइवर आया होता है, उस उन स्लाइवर्स को मिलके एक नया स्लाइवर बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में कि अप टू 4 स्लाइवर भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है स्लाइवर का कि उसकी विड्थ कितनी रखनी है आपने स्लाइवर का, मतलब, और उसका वेट यान का कितना है, उस हिसाब से हम जो कार्डिंग के स्लाइवर्स होते हैं ना वो हम करते हैं और उससे एक अच्छे वाला स्लाइवर बना लेते हैं, ठीक है, ड्राइंग में, ड्राफ्टिंग में। तो उसके बाद हमारा कॉम्बिंग का प्रोसेस आता है, ठीक है। तो कॉम्बिंग क्या क्या होता है, इक्वलाइजिंग होती है, इसमें भी पैरालाइजिंग होती है। कॉम्बिंग मतलब एक कंघी करना बोलते हैं, इसमें शॉर्ट फाइबर्स को भी रिमूव किया जाता है फ्रॉम द सरफेस। इसमें डस्ट रिमूवल भी हो जाती है, ठीक है। तो ये मेन स्टेप है, इक्वलाइजिंग, पैरालाइजिंग, स्ट्रेटनिंग, शॉर्ट फाइबर रिमूवर्स, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग वगैरह, ये मोस्टली जनरली हर स्टेप में हो रहा होता है ये, ठीक है। तो रोविंग पे आके फिर सिंपल होता है। रोविंग में जो होता है ना वो हमारा जो कार्डिंग का जो होता है, ड्राइंग का जो स्लाइवर होता है, ठीक है, रोविंग डिपार्टमेंट में उसी स्लाइवर को हम कन्वर्ट करते हैं लो ट्विस्ट लिया, मतलब वो जो एक स्लाइवर बना होता है ना 5-6 स्लाइवर से मिलके, उस स्लाइवर को हम एक बहुत सी हल्का सा ट्विस्ट देते हैं, ठीक है।
ताकि वो एक जगह पे कायम रहे, ठीक है। उसका मतलब कुछ टूटे वगैरह ना, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए कि अगर हम यहाँ से हल्का सा ट्विस्ट देंगे तो आगे जब हमारा नेक्स्ट स्पिनिंग में जो रिंग फ्रेम पे जब जाएगा तो वहाँ पे इसके टूटने का ख़तरा कम हो जाए। इस वजह से हम रिविंग डिपार्टमेंट में पहले हम स्लो इसको ना लो ट्विस्ट लिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो आखिरी डिपार्टमेंट है स्पिनिंग में, वो ऑब्वियसली वो लास्ट जिसमें हम स्पिनिंग करते हैं, यान बन जाता है हमारा, ठीक है। तो रिंग फ्रेम स्पिनिंग यूज़ होती है स्पिनिंग डिपार्टमेंट में लास्ट में। तो ट्विस्ट रोमिंग यान टू यान, तो वो ये बोल रहा है कि रोमिंग डिपार्टमेंट से जो हमारा लो ट्विस्ट लिया आता है ना, इस लो ट्विस्ट लिए को हम कन्वर्ट कर देते हैं यान के अंदर बाय ट्विस्टिंग। वो ट्विस्टिंग भी डिपेंड कर रही होती है रिक्वायरमेंट्स पे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द योर कस्टमर। फिर हम उसको हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं, उसकी विड्थ इतनी रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा आजकल फेमस है रिंग फ्रेम स्पिनिंग चल रही है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लाइक इसकी क्वालिटी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ओपन एंडेड स्पिनिंग होती है, एक रूटर स्पिनिंग होती है, उससे प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती है रूटर स्पिनिंग की, रिंग फ्रेम की कम होती है। लेकिन रिंग फ्रेम जो होता है ना, ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो इस वजह से मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो इसी को प्रेफर करते हैं, इसी का यान बना हुआ ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। रिंग स्पन यान, रिंग फ्रेम स्पिनिंग से जो यान बनता है वो रिंग स्पन यान है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्पिनिंग कंप्लीट हो जाता है, इसमें यान बन जाता है हमारा। उसके बाद वीविंग, वही यान जो होता है वो आता है हमारे पास वीविंग के अंदर। सबसे पहले वीविंग के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो वार्पिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो वार्पिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? प्रिपेयर्स एंड अरेंज वार्प यान। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे यान अप टू कह लो आप 100, 200 में भी 300 में भी 1000 यान जो होते हैं ना, वो सारे जो होते हैं वो यान मिल के उसको एक बीम के ऊपर लपेट दिया जाता है, ठीक है। बीमिंग भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसमें ना वार्प यान को जो होता है ना बीमिंग की जाती है, एक बीम होती है, बीम के ऊपर लपेट दिया जाता है सब यान्स को एक साथ, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है हमारा प्रोसेस, तो साइजिंग, उसके बाद ये साइजिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है, ठीक है। जहाँ पे हमारा जो होता है साइजिंग एजेंट्स अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि पीवीए, पॉलीविनाइल अल्कोहल, स्टार्च वगैरह। किस पे अप्लाई किया जाता है? ये हमारे जो बीम होते हैं ना, बीम को ही साइजिंग डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं। बीम से ही सारे यान निकल रहे होते हैं और सारे के सारे यान जा रहे होते हैं, मशीन के अंदर से प्रोसेस हो रहे होते हैं। वहाँ पे हमारा रेसिपी टैंकर्स होते हैं, रेसिपी के लिए ट्रफ्स होते हैं जहाँ पे हम रेसिपी ऐड करते हैं पीवीए, स्टार्च वगैरह की, ठीक है, जिन्हें हम साइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो यहीं से ही इनको ये लगती है, ठीक है। तो उसके बाद जो वार्प यान होता है, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज़ इसलिए करते हैं कि हमारा जो हमने आगे प्रोसेस करना है वीविंग पे, लूम्स के ऊपर इतना प्रेशर, इतनी टेंशन होती है कि उससे जो होता है यान की ब्रेकेज का जो होता है ना वो ख़तरा होता है। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए हम फिर वार्प यान को साइज़ करते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ हो जाए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, जिससे हमारा जो होता है ब्रेकेज होता है वीविंग के दौरान वो कम हो जाता है, ठीक है। फिर वीविंग डिपार्टमेंट आखिरी आता है जो लूमों के ऊपर हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम वीविंग में हम शटल लूम भी यूज़ करते हैं, शटल लेस भी करते हैं। शटल जो होता है वो थोड़ा सा पुराना तरीका है, थोड़ा सा ओल्ड कह लो आप, ओल्ड वे ऑफ मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक है। तो इसमें जो न्यू है वो यही चल रहा है आजकल हमारे पास मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो चल रहा है, वो यही प्रोसेस चल रहा है। शटल लेस जो होती है लूम वो चल रही है, इसके अंदर शटल यूज़ नहीं होती। इसमें क्या आता है, इंटरलेस होता है वार्प और इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट यान्स, ठीक है। तो इससे जो होता है फैब्रिक बनता है हमारा। तो इसमें हम शटल लेस वीविंग यूम जो होता है ना वही यूज़ करते हैं। मोस्टली हम एयर जो होती है ना, एयर विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर हम वही यूज़ कर रहे होते हैं। और वाटर जेट भी यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम वो डिफरेंट होता है। वाटर जेट इसलिए फिर यूज़ करते हैं, वो स्टैटिक चार्जेस, अगर कुछ हमारे पास यान्स हैं जो इनके ऊपर आपको लगता है कि स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं, लाइक जैसे पॉलिएस्टर है हमारा, तो इस चीज़ के लिए हम फिर वाटर जेट जो होती है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह का फैब्रिक बना रहे हैं, तो उस पर फिर वीविंग की जो होती है ना लूम्स वगैरह वही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेसिंग। स्पिनिंग और वीविंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेसिंग में आता है सिंजिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले सिंजिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, ये हम आग लगा देते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ प्रोट्रूडिंग फाइबर्स, ठीक है। जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं ना, जो फैब्रिक के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से बुर निकले होते हैं, लाइक आपसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम सिंजिंग का प्रोसेस करते हैं। और ये सिंजिंग हॉट प्लेट भी हो सकती है, गर्म प्लेट से, और उसके बाद ये डायरेक्ट फ्लेम भी अप्लाई किया जाता है। ये डिपेंड कर रहा होता है फैब्रिक के ऊपर, फैब्रिक की विड्थ कैसी है, क्या है कि अगर हम डायरेक्ट इसको लगा दें
अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएं फ्लेम तो फैब्रिक को कोई मसला ना बने, यान ब्रेक ना हो, यान जले ना, हमारा यान की स्ट्रेंथ पे कोई मसला ना बने, ठीक है। तो सम केसेस में हम डायरेक्ट फ्लेम अप्लाई कर देते हैं। जो लाइट क्वालिटीज़ होती हैं जहाँ पे, ठीक है, तो लाइट क्वालिटीज़ में हम फिर डायरेक्ट फ्लेम नहीं लगाते, क्योंकि उसका ऑलरेडी ही जीएसएम कम होता है, उसका जो विड्थ होती है फैब्रिक की वो कम होती है। तो अगर हम डायरेक्ट फ्लेम लगाएंगे तो फैब्रिक के जलने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम फिर वो नहीं यूज़ करेंगे। सॉरी, लाइट में हम जो होता है वो हॉट प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। और जो हमारे पास फैब्रिक ज़रा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मोटा सारा है, ठीक है, विड्थ ज़्यादा है उसकी, उसके लिए हम डायरेक्ट फ्लेम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डिसाइजिंग का डिपार्टमेंट आ जाएगा हमारे पास। डिसाइजिंग में क्या होता है, जो हमने वीविंग के अंदर जो हमने लगाया होता है, हम पीछे वीविंग में पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। ये सेकंड नंबर है वीविंग का जो पॉइंट है, कि हम जो इस यहाँ पे पीवीएस स्टार्च वगैरह जो भी कुछ यूज़ करते हैं ना, साइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे डिसाइजिंग के अंदर हम वही साइजिंग के जो होते हैं ना वो डिसाइजिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स में भी हो सकती है, जहाँ पे हम कोई मिनरल एसिड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए डिसाइजिंग के लिए। और इसके बाद अमाइलेज बेस्ड एंजाइम्स होते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो हमारी जो साइजिंग होती है उनकी वो डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आजकल जो अच्छा होता है वो अमाइलेज बेस है, एंजाइम बेस्ड है डिसाइजिंग, क्योंकि जो HCl हम यूज़ करते हैं मिनरल एसिड है एज ए डिकम्पोजिशन ऑफ साइजिंग एजेंट्स। तो वो जो होता है वो फाइबर्स को जो होता है ना उसकी स्ट्रेंथ पे जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, फैब्रिक को डैमेज भी कर सकता है वो, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वो, ये कॉस्टली है एंजाइम बेस्ड, लेकिन अच्छी है, इको फ्रेंडली है ये, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पे स्काउरिंग डिपार्टमेंट। स्काउरिंग डिपार्टमेंट में बेसिकली जो होती है इम्प्योरिटीज़ ही ख़त्म की जाती हैं, रिमूव की जाती है। नेचुरल इम्प्योरिटीज़ होता है, इसमें ऑयल भी हो सकता है, वैक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ एडिड इम्प्योरिटीज़ भी अगर बाद में हमारा ड्यूरिंग स्पिनिंग प्रोसेस या ड्यूरिंग वीविंग प्रोसेस भी अगर उसमें कुछ एडिड हो जाती हैं हमारे ड्यूरिंग वर्किंग ही, तो वो भी यहाँ से रिमूव होती हैं स्काउरिंग में। तो ये बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की प्रेजेंस में इसको हम बॉयल करते हैं अप टू 30 मिनट्स, तो या स्टीमिंग दी जाती है इसको, ठीक है। तो ये स्काउरिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, इसमें बस यही चीज़ें रिमूव होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है वो ब्लीचिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। ब्लीचिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, फैब्रिक को वाइट किया जाता है। वाइट कैसे किया जाता है, जो हमारा बेसिकली जो ऑलरेडी जो नेचुरल कलर होता है वो पेल येलो कलर होता है, जो फाइबर्स का कलर ही पेल येलो होता है। तो वो हमारा जब स्पिनिंग से वीविंग होते होते तो वो उसका और डस्ट लग के और ऐसे कलर चेंज हो जाता है, उसका वो पेल येलो कलर में आ जाता है, ठीक है। तो उस पेल येलो को ख़त्म करने के लिए फिर हम ब्लीचिंग जो होता है ना वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम फैब्रिक है उसका जो कलर इन्हांस करते हैं, वाइट करते हैं, वाइटनेस इंक्रीज़ करते हैं फैब्रिक की। तो वाइटनेस होती है विद द हेल्प ऑफ, इसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, कास्टिक सोडा भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारा इंटरनेशनली ब्लीचिंग एजेंट है। तो उसके बाद हम साथ में कुछ चिलीटिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है मॉइस्चराइजिंग डिपार्टमेंट। मॉइस्चराइजिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, कास्टिक जो सोडा होता है ना सोल्यूशन, वो 26 बोम में हो सकता है, 28 बोम में, ये एक यूनिट है कास्टिक का। तो इसमें से हम पास आउट करवाते हैं इसको। इससे क्या होता है, जो हमारे फाइबर्स होते हैं ना उसके जो वो ओपन होते हैं वो फाइबर्स, ठीक है, सेलुलोज जो होते हैं उनके वो ओपन होते हैं फाइबर्स के, और वो स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो उसमें जो होता है वो एक उसकी शाइनेस इंक्रीज़ करने के लिए हम ये बेसिकली डिपार्टमेंट होता है हमारा। फैब्रिक की जो शाइनेस है वो इंक्रीज़ होती है, जो डाई इनटेक है फैब्रिक का वो हम इंक्रीज़ होता है इसके अंदर। इसकी ऑब्जॉर्बेंसी रेट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बेसिकली ये मॉइस्चराइजिंग कंप्लीट हुआ हमारा। बेसिकली जो मेन थीम है इसका प्रोसेसिंग का, उसमें यह होता है कि हम प्रोट्रूडिंग पहले फाइबर जलाते हैं, फिर हम साइजिंग के मटेरियल्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। साइजिंग अगर हम ये ना रिमूव करें तो फैब्रिक जो होता है वो वाटर अब्जॉर्बेंस लेस अब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है, पानी अब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसलिए हम डिसाइजिंग लाजमी करनी पड़ती है हमें साइजिंग के मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए। तो बेसिकली जो होता है इसमें प्रोसेसिंग में हमारा ये होता है प्री ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये अभी हमने प्री ट्रीटमेंट पढ़ा है। तो इसका यही मकसद होता है, फैब्रिक को या जो होता है वो कलर दिया जाता है और कलर रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको डाइंग के लिए रेडी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाइंग आ जाता है। डाइंग में अब डिफरेंट प्रोसेस हैं, टेक्निक्स हैं
कुछ एसिडिक डाइज विद हेल्प हो सकता है, कुछ बेसिक डाइज हो सकता है, उसके बाद कुछ वेट डाइज होती हैं, रिएक्टिव डाइज हो सकती हैं, पिगमेंट डाइज हो सकती हैं, सल्फर डाइज हो सकती हैं, एंड मैनी मोर। बहुत सारे प्रोसेस है इसमें। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारा प्री ट्रीटमेंट से फैब्रिक आता है उसको हम बेसिकली कलर ही करते हैं इसके अंदर, ठीक है, डाई करते हैं, जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोसेस लाइक रिएक्टिव हो सकता है, उसका अलग प्रोसेस है, वेट का अलग है, डिस्पर्स का अलग है। अब डिस्पर्स डाइज होती हैं वो हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो हमारा पॉलिएस्टर फैब्रिक है, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो होती हैं वो पॉलिएस्टर भी अच्छा है, लेकिन अगर हम तो यहाँ पे कॉटन को डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉटन के लिए हम वेट को यूज़ करेंगे, या हम वो यूज़ कर सकते हैं रिएक्टिव डाइज यूज़ कर सकते हैं। तो अगर रिएक्टिव और वेट में आपस में डिफरेंस देखा जाए तो रिएक्टिव जो होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, वेट जो होती हैं वो उससे ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन वेट जो डाइज होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। कलर फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ वेट की बहुत अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्टिव डाइज। तो अगर लो बजट में बात किया जाए तो रिएक्टिव डाइज भी अच्छी होती है। कलर फास्टनेस अगर हम अच्छे कलर्स चूज़ करें तो उसकी भी कलर फास्टनेस अच्छी ही होती है लेकिन फिर भी वेट डाइज जो होती हैं उसकी सबसे बेस्ट कलर फास्टनेस होती है, लेकिन वेट डाइज होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्टिव डाइज। रिएक्टिव डाइज होती हैं वो बहुत चीप होती हैं, सस्ती होती हैं, ठीक है। तो डाइंग में हम बेसिकली ये देखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फिनिशिंग, ये बेसिकली प्रोसेसिंग के ही डिपार्टमेंट है। प्रिंटिंग सब में होता है कि प्रिंटिंग पहले करके फिर फिनिशिंग कर लेते हैं, तो सब में होता है कि फिनिशिंग करके फिर प्रिंटिंग कर लेते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं फिनिशिंग को। फिनिशिंग में बेसिकली होता है जो हमारा डाइंग से फैब्रिक रेडी हुआ होता है हम वही आगे लेके आते हैं यहाँ पे, इसको हम सॉफ्ट करते हैं फैब्रिक को विद द हेल्प ऑफ फिनिशिंग लगाते हैं। कुछ हम सॉफ्टनर्स लगाते हैं, ठीक है, पॉलीएथिलीन बेस्ड कुछ सॉफ्टनर होते हैं, हमारा सिलिकॉन बेस्ड सॉफ्टनर होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल रेपेलेंट्स वाटर रेपेलेंट जो फिनिशिंग होती है वो भी हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम फायर रिटार्डेंट बेस्ड, सॉइल रिलीज बेस्ड, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर के, हमें क्या चाहिए, किस तरह का फैब्रिक चाहिए, उसको फिनिश कौन सी होनी चाहिए। कुछ रेजन फ्री होता है, रिंकल फ्री, जिसमें जो फैब्रिक होता है उसको रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, चाहे हम वॉश कर लें, वॉश करके ड्राई करें तब उसके ऊपर रिंकल नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट ये कंप्लीट हुआ हमारा। बेसिकली सॉफ्टनेस इंक्रीज़ करते हैं, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ है लाइक टियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी फिनिशिंग में ही विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स हम जो है ना इन्हांस करते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद हमारे पास प्रिंटिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। ये डिज़ाइन होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे होता है। अगर वो चाह रहा है कि मुझे डिज़ाइन चाहिए तो उसको डिज़ाइन बना देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग मशीन पे होता है, ठीक है। तो इसमें प्रिंटिंग में बेसिकली पिगमेंट डाइज ही यूज़ हो रही होती हैं। तो पिगमेंट डाइज पेस्ट फॉर्म में यूज़ होती हैं, तो उसकी पेस्ट में जो केमिकल यूज़ होते हैं उसके साथ हम फिर डिज़ाइन के थ्रू उसके जो डिज़ाइन है वो फॉलो करते हुए हम डिज़ाइन बना लेते हैं। उसके बाद उसको क्योर किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, ताकि वो डाइज की फिक्सेशन के लिए, ठीक है। तो सिंपल है बस। इसमें ये हमारा प्रिंटिंग हो गया कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद जो फैब्रिक बिल्कुल रेडी है, प्रिंट हो गया है, तो अभी हम नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे पहले जो जाता है ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पीडी में हमारे पास जो जाता है फैब्रिक बना हुआ है। अगर वो वूवन है तो, क्योंकि हम वूवन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम बाकियों को डिस्कस नहीं करेंगे, निटिंग वगैरह को, ठीक है। तो हम सिर्फ वूवन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है डिपार्टमेंट, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन वो उसमें जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, कस्टमर्स को सैंपल सबसे पहले डेवलप करके भेजते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्शन आ रही है वो ये आ रही है, प्रोडक्शन नहीं, लैब ग्रेड पे जो सैंपल हमने प्रिपेयर किया है वो ये है आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तो क्या आपको ये एक्सेप्टेबल है। अगर तो वो ऑब्जेक्शन लगा दे कि इसमें थोड़ा सा मसला है, तो वो फिर दोबारा से सैंपल प्रिपेयर करते हैं, चेंजिंग करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए, और बना के दोबारा से सैंपल कस्टमर को भेजते हैं। तो कस्टमर को अगर लगता है कि अब ठीक है तो वो फिर लॉट बोल देता है कि ये हमारा जो पीस है ये ओके है, इसको आप करें। तो उस हिसाब से फिर जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसमें काम स्टार्ट किया जाता है इसका। तो इसमें क्या होता है जी, सबसे पहले हमारा कटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो कटिंग डिपार्टमेंट में भी हम सबसे पहले मार्किंग होती है। मार्किंग आजकल जो डिजिटल हमारा जो दौर चल रहा है उसके अंदर मार्किंग कंप्यूटर्स के अंदर ही होती है, जो फैब्रिक पड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ से करके इसकी तो फिर इसकी कटिंग होती है। कटिंग मैनुअल भी हो रही होती है और ऑटो भी हो रही होती है। आजकल लेज़र टेक्नोलॉजी भी चल रही है, तो लेज़र से भी कटिंग होती है। तो
ठीक है। ये कटिंग बेसिकली पीसेस की हो रही होती हैं। फैब्रिक जो होता है हमारा रेडी हो गया होता है, उसकी कटिंग हो रही होती है। जैसे हम दर्जी को कपड़े देते हैं तो कपड़े सबसे पहले वो काटता है, वो काट के फिर उसको सिलाई करता है आपस के अंदर, उसके बाजू निकालता है, कमीज़ निकालता है। अगर शर्ट बनानी है तो शर्ट के बाजू निकालेगा, शर्ट की जो पूरी सेटअप बनाएगा उसको कॉलर निकालेगा, जो भी है। तो इसी तरह यहाँ पे होता है, हर चीज़ के पार्ट्स निकालता है, फिर वो पॉकेट्स के लिए अलग निकालता है, हर चीज़ अलग से करता है, ठीक है। तो कटिंग डिपार्टमेंट ये ओके। तो ये जो हमारे पास पार्ट्स हैं ये सारे सीविंग डिपार्टमेंट में आते हैं। सीविंग डिपार्टमेंट नाम से पता चल रहा है यहाँ पे सीविंग होती है, सिलाई किया जाता है कपड़ा, ठीक है। तो असेंबल्स कट पीसेज जो हमारे पास पीसेज कटिंग डिपार्टमेंट से कट होके आए हैं ना, वो यहाँ से उसको सिलाई करके हम गारमेंट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो गारमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल या फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग यहाँ पे जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोसेसिंग वाला फिनिशिंग नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल जो होता है ना, इसकी क्वालिटी को देख रहा होता है कि आया कि हमारा जो कस्टमर है उसने जो हमें पीस अप्रूव किया हुआ है तो उसी को ही फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये क्वालिटी देख रहा होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देख रहा होता है। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट मतलब ये कि है, इसके अंदर हम लास्ट फाइनल प्रोडक्ट जो होता है ना उसको फिनिश कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि यार ठीक है, ओके है, ठीक है, नहीं ठीक। तो इंस्पेक्ट गारमेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस एंड इंश्योर दे मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये सिंपल है। तो इसके बाद ये फाइनल हो गया हमारा, बिल्कुल रेडी टू शिप हो गया, रेडी हो गया बिल्कुल जो हमारा गारमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद पैकेजिंग एंड डिपार्टमेंट होता है। ये पैकेजिंग का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि इनको जो गारमेंट हमारे पास रेडी होता है उसको उसके अंदर पैक करता है, ठीक है। तो पैक करने के बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसकी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है एक, तो वो इसको शिप कर देता है, ठीक है। बाय एयर भी शिपिंग होती है, बाय वाटर हो सकती है, ठीक है, बाय रोड हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर मतलब पे। तो ठीक है, तो ये सिंपल है, बस इतना ही प्रोसेस है हमारे पास। ये 4 मेन प्रोसेस थे। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ लॉन शर्ट कोट, ठीक है, तो सिंपल है, उसको हम ऐसे ही फॉलो करते हुए ये सारे स्टेप स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग और उसके बाद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो हम सिंपली ये सारा बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है, मेन कॉन्सेप्ट थीम जो इसमें क्या हो रहा है स्पिनिंग में, वीविंग में, प्रोसेसिंग में और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, आई होप ये आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई होगी। मैंने अपनी तरफ से मतलब सिंपल वर्ड्स में एलेबरेट किया है ताकि आपको हर चीज़ का ईज़िली पता चल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली किसी शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।